हिंदी कविता के इतिहास में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक की घटना एक युग प्रवर्तक घटना के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई। 1943 में अज्ञेय ने तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में जो कवि छप रहे थे या चर्चित थे, उन कवियों की 7 कविताओं का संकलन कर उन्हें तार सप्तक के नाम से प्रकाशित करवाया। और ये जो कवि थे 7 कवि तार सप्तक के संपादक को ऐसे प्रतीत हुए जिनकी कविताओं में परंपरा से हटकर नए प्रयोग दिखाई दे रहे थे। प्रयोग वैसे तो नए सब जगह होते हैं, सब युग में होते हैं, किंतु प्रयोगवाद का नाम उस काव्य प्रवृत्ति के लिए रूढ़ हो गया जिसमें नए बोध, नई संवेदना तथा नए संप्रेषण के लिए नए शिल्प के प्रयोग किए गए। प्रयोगवादी कविताएं प्रगतिशील काव्य के साथ साथ विकसित हो रही थी और उन्हें तार सप्तक के माध्यम से नए वाद मतलब प्रयोगवाद के रूप में अज्ञेय ने प्रतिष्ठित किया। और तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने लिखा है कि कवियों के चुनाव में दूसरा मूल सिद्धांत ये भी रहा कि संग्रहित कवि सभी ऐसे होंगे जो कविता को प्रयोग का विषय मानते हैं, जो ये दावा नहीं करते कि काव्य का सत्य उन्होंने पा लिया है, केवल वे अपने को अन्वेक्षी ही मानते हैं। इस प्रकार से जो प्रयोगवादी कविता थी, एक नवीनता के साथ में, नए भावबोध, नई चेतना के साथ में, नई सोच के साथ में, नए शिल्प के साथ में हमारे साथ में सामने प्रस्तुत होती है। और उसके अंदर जो प्रमुख जो स्वर हमें दिखाई देता है वह है परंपरागत काव्य मूल्यों का निषेध। कविता रस प्रधान नहीं बुद्धि प्रधान होती है, ऐसा भी मानते हैं। उसमें अति बौद्धिकता है जिसके कारण उसमें दुरूहता है। उसमें क्षणवाद की महत्ता का चित्रण किया गया है। यथार्थ के प्रति आग्रह है, इसलिए उसमें नैराश्य का भाव भी हमें दिखाई देता है। जीवन मूल्यों के प्रति अनास्था है। ये सारी बातें जो हैं उसमें संशय का भाव है, घोर वैयक्तिकता है। और ये सभी प्रमुख विशेषताएं हमें प्रयोगवादी कविता में दिखाई देती है। इस आधार पर हम संक्षिप्त रूप में देखें तो प्रयोगवादी जो काव्य प्रवृत्तियां हैं उसमें व्यक्तिवादिता और व्यक्तिकता और उसका अहम जो है हमें दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए कि प्रयोगवादी कवियों का कृतित्व और विचार व्यक्तिवाद तथा अहमवाद की सीमाओं में बद्ध तथा अनुशासित था। इसी व्यक्तिवाद के कारण उसमें व्यापक और सामूहिक अनास्था, घुटन, पीड़ा और अनेक विकृतियाँ भी उस समय हमें देख सकते हैं। और जब व्यक्ति अहम को सत्य मान लेता है तो वो बाह्य जगत से पूरी तरह कट जाता है और यथार्थ को वो केवल उसी सीमा तक भी स्वीकार करता है जहाँ उसका अहम संतुष्ट होता है। यही हमें प्रयोगवाद में दिखाई देता है। देखिए धर्म भारती क्या कहते हैं कि मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। प्रयोगवादी कवि को अपने अहम पर इतना विश्वास है कि वह युग जीवन की सभी जो है परिस्थितियाँ, घटनाओं से आगे निकल कर की विशेषताओं को आगे निकलने का साहस दिखाता है। प्रयोगवादी कवि का आगे एक उदाहरण देखिए जो उनके अहम को दर्शाता है कि साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ। बचपन बीता अति साधारण खान पान, तब मैं एकाग्र मन लुट गया ग्रंथों में, मुझे परीक्षाओं में विलक्षण श्रेय मिला। तो ये है प्रयोगवादी कवि के भीतर का अहमवाद, उसकी तीव्रता और उसका गहन विश्वास। युग के प्रति अनास्था का भाव भी इस कविता में हमें दिखाई देता है कि देखिए कि जब प्रयोगवादी कवि ने साहित्य के परंपरागत मूल्यों का तिरस्कार किया तो समाज और जीवन के परंपरागत तथा वर्तमान मूल्यों को भी उसने अपने अहम के कारण उपेक्षा की दृष्टि से देखा। तब उसे चारों ओर अपर्याप्तता दिखाई देने लगी और सबके प्रति उसने अनास्था की घोषणा कर दी और चारों तरफ से अविश्वास और अनास्था दिखाई देने लगी। इसी के कारण उसके मन में शंकाएं पैदा हुई। तो प्रयोगवादी कवि अपनी शंकालु मन और शंकालपूर्ण दृष्टि से सभी ओर देखता है। प्रयोगवादी कवि अपनी सामाजिक तथा व्यक्तिगत असफलताओं के कारण सभी को शंकापूर्ण दृष्टि से देखता है। और जब कहीं भी सामाजिक सरोकार के साथ में जब वो प्रस्तुत होता है तो हर जगह उसकी दृष्टि शंकालु उठती है, उसकी गति ठहर जाती है। टूटी हुई आस्था को लिए या टूटी हुई आस्था को लिए या उसके टूटने की आशंका से वो अत्यंत व्याकुल हो जाता है। इसलिए देखिए कि ये कवि जो है
अपने चित्त में अनेक प्रकार की शंकाएं को पालते हैं, दिखाई देते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना क्या कहते हैं, देखिए कि जिनके सहारे लहरों से लड़ रहे हम, वे घड़े कच्चे हैं। निराशा, कुंठा, घुटन का व्यापक प्रदर्शन भी इस कविता में हमें दिखाई देता है। और प्रयोगवादी काव्य में ये सारी बातें हमें मतलब प्रमुखता के साथ दिखाई दी। इन्होंने ईमानदारी के साथ इस चीज़ को दर्शाया है। और कवि जिस भी रास्ते पर जाना चाहता है या जो कुछ भी आगे बढ़ना चाहता है जिस राह पे, एक द्वंद्व उनके भीतर उन्हें घेर लेता है और वे निराशा और कुंठा के घेरे में उस समय फंस जाते हैं। और यही जो द्वंद्व, जो उनके भीतर का अंतर्द्वंद है, निराशा है ना, घुटन है, कुंठा है, और ये सारी बातें हमें प्रयोगवादी काव्य में दिखाई देती है। उस काल के कवियों में जो भी कविता का सृजन किया उसमें हमें दिखाई देती है। देखिए कि धर्मवीर भारती क्या कहते हैं, ऐसा लगता आज कि मेरा सारा जीवन नष्ट, ऐसा लगता आज की मेरी सभी साधना भ्रष्ट, मैंने हरदम घूंटा अपने सपनों का दम। तो यहाँ पर कहीं कहीं तो आशा उल्लास दिखाई पड़ता है, किंतु थोड़ी क्षणिक उपस्थिति दिखा करके बस समाप्त हो जाते हैं और वापस उस कविता में हमें वही जो है निराशे का भाव इस काल की कविता में देखने को मिलता है, जिन्हें हम इस काल में लिखी गई विभिन्न कविताओं में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं। पराजय और पलायन भी घुटन, निराशा, कुंठा के समान प्रयोगवादी काव्य में तीव्रता के साथ उभरे हैं, मतलब इनकी अभिव्यक्ति हुई है। इन कवियों ने बड़ी ईमानदारी से असफलता और पराजय को अपनी कविताओं में स्वीकार किया है और स्थान दिया है। मतलब जो कुछ भी इनके मन में जो पीड़ा थी या जो कुछ भी इनके मन में घुटन थी और जो पलायन या पराजय का भाव इनके घर में जो पैदा हुआ, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से उसको स्वीकार भी किया और अपनी कविताओं में उसे व्यक्त भी इन कवियों ने किया है। देखिए, नहीं मुझको नहीं अपने दर्द का अभिमान, मानता हूँ मैं पराजय है तुम्हारी याद, आगे कहते हैं। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक जगह क्या कहते हैं कि इस थके मस्तिष्क में मेरी पराजय छिपकली सी पग दबाए चल रही है। मतलब नवीन शिल्प है यहाँ पर, नवीन भाव बोध है और जो कुछ भी अनुभूति है नवीन कवि को हो रही है, नई संवेदना है, वो सारा कुछ यहाँ पर हमें दिखाई देता है। क्षण के प्रति जो है बोध जो था, क्षणवाद का जो बोध था, वो गहराई के साथ संस्कार रूप में इन कवियों के भीतर हमें दिखाई देता है। पता इन कवियों के अनुसार जो भी क्षण है उसका उपभोग हमें कर लेना चाहिए, कि जो भी हमें प्राप्त होता है, मतलब जो क्षण जिंदगी का व्यक्ति को सुख और तृप्ति प्रदान करता है उसका उपभोग उसे अवश्य करना चाहिए। और कहने का मतलब है कि भोगने के पश्चात, क्षण के संपूर्ण उपभोग के पश्चात अधिक की आशा रखना कोई अच्छी बात नहीं है, ऐसा इन कवियों का मानना है। मतलब जो भी क्षण उन्हें प्राप्त हुआ उसको पूरी तरह से उसका उपभोग हमें करना चाहिए, ऐसा ये कवि कहते हैं, या क्षणवाद में इनकी आस्था है। और इसी को इन्होंने स्थान स्थान पर, कई स्थानों पर अपने क्षणवाद की जो भावना है, क्षणवाद का जो बोध है, उसको प्रयोगवादी कविता में हमें देखने को ये सब मिलता है। दास में भी हूँ नियति का, क्या भला विश्वास मेरा। लघुता निरता भी प्रयोगवादी कवियों ने अनेक स्थान पर अभिव्यक्त किया है। इस सब चीज़ों को, जो कुछ भी इन्होंने महसूस किया, उन सब को अपनी कविता में जो का त्यों उन्होंने रख दिया। पीड़ा और दर्द की अभिव्यक्ति भी प्रयोगवादी काव्य में हमें देखने को मिलती है। मतलब एक जीवन दर्शन के रूप में जो कवि की, प्रयोगवादी कवि की जो अनुभूति थी, अनुभूति का जो पीड़ा और दर्द का जो वेग था, उसको इन्होंने प्रस्तुत किया। और बाद में ये भले पीड़ा और दर्द जो है व्यक्तिगत अनुभूति के रूप में ही दिखाई दी, लेकिन व्यापक स्वरूप इसका नहीं हो पाया, मतलब विस्तार नहीं मिल पाया। किंतु इन्होंने जो अपने ज़िंदगी का जो दर्द है उसको विराटता के परिप्रेक्ष्य में कवियों ने प्रस्तुत किया है। एक उदाहरण देखिए, ये दर्द किसी विराट जिंदगी में होगा परिणत, हर एक दर्द को नए अर्थ तक जाने दो। मतलब कहने का मतलब है कि उसमें ही वो व्यापकता के दर्शन करते हैं पीड़ा के अंदर, उसमें सबका दर्द उसमें समाहित हमें दिखाई देता है। तो इसकी दर्द की, पीड़ा और दर्द की अभिव्यक्ति भी प्रयोगवादी कवि ने की है।
जो अनुभूतियाँ उन्होंने महसूस की, जो संवेदनाएँ उनके भीतर थी, उसको इन्होंने कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। और नग्न यथार्थ भी प्रयोगवादी काव्य का एक वैशिष्ट्य रहा है। मतलब जो कुछ भी इन्होंने देखा उसका यथार्थ चित्रण इन्होंने प्रस्तुत किया। और ऐसा माना जाता है कि इनके कवियों के ऊपर पश्चिम के जो है कवि रहे हैं, जैसे फ्राइड है, इलियड, डी.एस. आरन से ये कहीं कहीं प्रभावित भी दिखाई देते हैं। और इसलिए इन्होंने अपनी कविताओं में कई जगह नग्न यथार्थ का रूप भी प्रस्तुत किया है। अति बौद्धिकता भी हमें प्रयोगवादी कविता में दिखाई देती है। मतलब इन्होंने स्वीकार किया है कि प्रयोगशील काव्य में रागात्मक रसानुभूति को कोई स्थान नहीं है। इन्होंने पहले ही इसमें स्पष्ट कर दिया था। और इस कविता में बौद्धिकता अधिक है, बौद्धिक आयाम अधिक है। ऐसा लगता है कि इसमें केवल दिमाग, मस्तिष्क को ही रच-पच कर बनाया गया है, इसमें भाव या संवेदना कहीं नहीं है। मतलब इनकी जो बौद्धिकता है वही इनको सत्य दिखाई देती है। जो कुछ ये सोचते हैं यही मतलब हम समझ पाते हैं प्रयोगवादी कविता की इन उदाहरणों के माध्यम से। मतलब अति बौद्धिकता हमें इसमें दिखाई देती है। और जो समझने में, इस कविता को समझने में, आत्मसात करने में या रसानुभूति में कहीं ना कहीं हमें कठिनाई आती है, या इसकी प्रभावशीलता हमें कम दिखाई देती है, या हमारे हृदय को ये कविता कई बार मतलब छू नहीं पाती कई स्थान पर। और मतलब इसमें बुद्धिकता का ज़्यादा प्रयोग है। उपमानों की नवीनता देखिए कि प्रयोगवादी काव्य में पुराने परंपरागत उपमानों को त्याग करके स्थान पर जीवन से नए उपमान उस समय ग्रहण किए गए। और नए नए अनुसंधान ये प्रयोगवादी कवि कर रहे थे। और केवल इतना सा इनका जो है इसके अंदर भावना थी कि इसमें वैचित्र्य बोध आ जाए और प्रभाव इसमें उत्पन्न हो जाए। तो इसलिए इन्हें दुसाध्य प्रतीकों का भी सहारा इन कवियों ने नवीन उपमानों के रूप में लिया है। जैसे बिजली के स्टोव से जो एकदम सुर्ख हो जाती है, मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे भुंजा हुआ पापड़। विषय वैविध्य भी हमें दिखाई देता है कि प्रयोगवादी कवि ने सभी प्रकार की विषयों को अपनी कविता का आधार बनाया है। मतलब छोटे से छोटे, स्थूलतम और सूक्ष्म पदार्थों को काव्य का विषय बना करके विषय को व्यापकता प्रदान की है। विषय वैविध्य उन्होंने अपनी कविता में प्रयुक्त किया है। और कविता में जो है कंक्रीट से लेकर मिट्टी है ना, रेडियम, घड़ी, चूड़ी का टुकड़ा, क्रोशिया, चिंदी, मिट्टी, इन सभी को अपनी कविता का मतलब जो भी इनकी दृष्टि में आया, जो कुछ भी इनकी अनुभूति से गुजरे या इनकी संवेदनाओं में जो भी था, उन सबको इन्होंने अपने विषय का आधार बना लिया इन प्रयोगवादी कवियों ने। मतलब किसी भी विषय को इन्होंने नहीं छोड़ा। और छंद और भाषा की दृष्टि से भी इन्होंने अभिनव प्रयोग किए। प्रयोगवादी जो कविता में हमें ये देखने को मिलता है, ये भी विशेषता है कि छंद के बंधन को स्वीकार न करते हुए मुक्त छंद का प्रयोग इन कवियों ने किया है। और एक प्रकार से अपनी बौद्धिक और जटिल अनुभूतियों को संप्रेषित करने के लिए कि भाषा के परंपरागत ढांचे या स्वरूप को भी उन्होंने तोड़ा और नए प्रयोग, मतलब जैसी इनकी अनुभूति थी, जटिल अनुभूति, तो उसी प्रकार के इन्होंने शिल्प का प्रयोग किया। मतलब भाषा उसी प्रकार की प्रयोग की। और भाषा में इन्होंने नवीनता के लिए आप देखिए कि गणित, भूगोल, विज्ञान, मनोविज्ञान की दुसाध्य शब्दावली का प्रयोग किया। इसलिए कई जगह ये कविता जो है संप्रेषित नहीं हो पाती, इतनी प्रभावी नहीं है। और इसीलिए ये दुरूहता की श्रेणी में भी कई बार आती है कि प्रयोगवादी कवियों का काव्य बहुत जटिल और दुरूह हमें दिखाई देता है। कई स्थानों पर उनकी अनुभूतियों को सहजता से समझा नहीं जा सकता। और ये दुरूहता उनके मूल में जो है अति बौद्धिकता के कारण है। और इसीलिए वो समझने में भी समय लगता है। इसमें जो है ये कविता जो है कई जगह दुरूहता का मतलब उसका भाव जो है स्पष्ट नहीं हो पाता। और इन कवियों ने नया अर्थ, नई ताजगी, नए मुहावरे, इन सब का प्रयोग अपनी नवीनता देने के लिए प्रयोग की दृष्टि से इन्होंने किया है। इसलिए इसमें दुरूहता पनप गई और कई स्थान पर वो समझ में नहीं आती। और इसीलिए जो है ये कविता अति बौद्धिकता के कारण दुरूह है।
और विषय वैविध्य इसमें हमें दिखाई पड़ता है, नवीन उपमान हमें दिखाई पड़ते हैं और नए शिल्प यहाँ पर दिखाई पड़ता है, जिससे कई स्थानों पर इसके जो कविता है उसके भाव को समझना, उसकी मूल संवेदना को समझना भी हम लोगों के लिए कठिन हो जाता है। इस प्रकार से प्रयोगवादी कविता एक विशिष्ट भावबोध के साथ हमारे समक्ष उपस्थित होती है और जिसके अंदर अति बौद्धिकता है और उसमें नए सत्य की खोज है और नवीन उसमें प्रयोग किए गए। उस समय जो 1943 से 1953 ईस्वी तक का जो समय था, उस पर हिंदी कविता पर प्रयोगवादी प्रवृत्ति का व्यापक प्रभाव हमें दिखाई देता है। हिंदी कविता के इतिहास